क्लास 8। आज मैं तलाश का बचा हुआ भाग बच्चों पूरा कर देती हूँ। बहुत बड़ा लेसन है तो थोड़ा मुझे लग रहा है स्पीड भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब हमें एग्ज़ाम के लिए रिवीजन भी करना है, मुझे एक आध टेस्ट भी लेना है, तो आज हम इसको समाप्त करते हैं। तो इसमें जो भारत माता शीर्षक है बच्चों, इसमें बताया गया है कि नेहरू भारत माता के बारे में अपनी क्या विचारधारा थी और वो दूसरों से भी जानना चाहते थे कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं, वो भारत माता किसको समझते हैं, क्यों कहते हैं, उनके प्रति देश प्रेम का भाव कैसा है। तो ये उन्होंने वर्णन किया है, ये नेहरू का ही लिखा हुआ है भारत के बारे में। ठीक है। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। तो बेटा वो सभाओं में जाते, मीटिंग होती, बड़े बड़े लोग, बहुत ज़्यादा भीड़, बड़ी बड़ी भीड़ें उपस्थित होती, तो वो उनसे चर्चा करते जिनसे भी मिलते। तो हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की, हिंदुस्तान और भारत की। हिंदुस्तान जो बाद में नाम दिया गया था, उसका प्राचीन नाम क्या है, भारत है। जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। जो किसके नाम पर पड़ा है, भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, आपने कहीं पढ़ा होगा। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे। शहरों में ऐसा नहीं किया, कहाँ किया, गाँव में किया। ठीक है। पर सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, इस देश के लिए बताया, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आ रहा है। वैसे तो उसमें यह है कि नेहरू ने कहा हम सबके मन में मातृभूमि की एक तस्वीर होती है जो सबके मन में अलग अलग होती है, कोई दो आदमी एक साथ नहीं सोचते। आपके मन में भारत माता की कैसी तस्वीर है, तो आपको अपने व्यू से लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उसको आप फॉलो करेंगे नेहरू जी की विचारधारा से, कि नेहरू जी भारत के बारे में क्या सोचते थे और आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप किसको फॉलो करेंगे, नेहरू जी की विचारधारा को, लेकिन पूरी तरह से अपनी विचारधारा आपको इस क्वेश्चन में लिखनी होगी। ठीक है। तो किसानों को मैंने महान इस देश की बाबत बताया, देश के लिए बताया, बाबत उर्दू शब्द है, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष करें गांव में जाकर, कि जिसकी स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं, वो देश हर जगह भिन्न है, भाषा में, संस्कृति में, खान पान में, लेकिन उसमें एकता है, वो भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। मैंने किसानों को बताया, बच्चों उन दिनों कोई इधर उधर लोग आ जा नहीं सकते थे, तो नेहरू जी आ जा सकते थे। तो उन्होंने बताया कि दक्षिण के किसान कैसे हैं, उत्तर के कैसे हैं, पूरब के कैसे हैं, पश्चिम के कैसे हैं, तो उन समस्याओं की जानकारी दी। उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए भारत के हर हिस्से में एक सा होगा। और स्वतंत्रता के बारे में भी बताया है कि कैसे हमारा देश में हमारा ही अधिकार होगा। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो नेहरू जी ने बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्रा की है। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, ज़मींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे। किसानों की समस्याएं थी बच्चों, वो बहुत गरीब थे, वो अपनी गरीबी के लिए कर्ज ले लेते थे, फिर किसान जमींदारों के चंगुल में फंस जाते थे, जमींदार उनसे टैक्स लेते थे, अंग्रेज़ी हुकूमत भी उनसे टैक्स लेती थी, इस तरह के, और फिर पुलिस उन पर अत्याचार करती थी, जिसके ऊपर हमारे विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था, जिसको विदेशी अंग्रेज़ों ने नियम लगाए थे, लेकिन उन्हें लागू कौन करता था, भारत के ही लोग। साथ ही यह भी राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचें, और किसानों को समझाया कि भारत एक है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा नहीं है, उसके लिए एक देश के रूप में सोचें। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में सोचें जिसके हम एक हिस्से हैं। और नेहरू जी ने देखे कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा हमें अपने देश के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व के बारे में सोचना चाहिए। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरागाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। तो गांव के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नेहरू जी को ये अच्छा लगा कि उन्हें जो हमारे पुराने रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, उनके बारे में पूरी पूरी जानकारियाँ थी, वो कहानियाँ उन्होंने सुनी थी, और दंत कथाएँ जो छोटी छोटी स्टोरी चलती है समाज के बारे में, वो भी उन्होंने सुनी थी।
इस साहित्य से वो अपने देश के बारे में थोड़ा कुछ जानते थे। और उनमें से कुछ गांव के लोग ऐसे थे जिन्होंने धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी और वो दूसरे यात्रियों के बारे में या दूसरे प्रदेशों के बारे में या तीर्थ स्थलों के बारे में भी जानते थे। कभी कभी जैसे ही सभा में पहुंचता, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। तो लोग जैसे ही मैं सभा में जाता था तो ये नारे आज भी लगाते हैं बेटा लोग, भारत माता की जय। तो नेहरू जी उनसे प्रश्न करते कि भारत माता क्या है, किसकी जय करते हैं आप, क्या मिट्टी की जय करते हैं या किसकी जय करते हैं? ठीक है, बार बार सवाल करते थे। जवाब में कहता तो फिर नेहरू जी बताते कि भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता कौन सी मिट्टी? तो वो लोग कहते कि भारत माता हमारी धरती है, इसकी मिट्टी से हमें प्यार है। तो नेहरू जी पूछते गांव की मिट्टी, शहर की मिट्टी या कहाँ की मिट्टी? इस तरह के सवाल पूछते उन्हें समझाने के लिए। ठीक है, भारत की मिट्टी। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी कुछ है। भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं हमें प्रिय हैं, लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। तो नेहरू जी उन्हें बताते, वो कहते कि भारत की मिट्टी, उसकी धरती भारत माता है। तो नेहरू जी बताते हाँ, वो भारत माता है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ सब भारत माता है, लेकिन भारत का जो अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है उसकी जनता। उनके मेरे उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, मतलब जनता क्या है, नेहरू जी जैसे और किसानों जैसे अनेक लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ होता है इसी जनता जनार्दन की जय। और भारत माता की जय का मतलब होता है कि भारत की जनता हमेशा विजयी रहे, कभी उसकी पराजय ना हो। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। और जब नेहरू जी उन्हें महत्व देते कि तुम भी भारत माता हो, तो उनकी आंखों में बच्चों की आ जाती चमक आ जाती। अब आपके प्रश्न का आंसर आ रहा है कि भारत माता के बारे में आप क्या सोचते हैं इस पैराग्राफ में। भारत की विविधता में एकता, कि भारत कैसा है, इतना विशाल है, इतना विविध नियम है उसमें, विविध रहन सहन के तरीके हैं, लेकिन अंत में भारत क्या है, एक है। ठीक है, भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। भारत में जो अनेक ऋतुएं हैं, अनेक खान पान हैं, पहनावे हैं, भाषाएं हैं, उन्हें कोई भी व्यक्ति महसूस कर सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। तो शारीरिक रूप से भी एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश से भिन्न होते हैं, उनकी रहन सहन और खान पान की आदतें भी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। जो पठान लोग होते हैं और जो दक्षिण भारतीय होते हैं उनमें बिल्कुल समानता नहीं है। वो दिखने में अलग अलग होते हैं, उनके रहने का ढंग होता है, उनके व्यवहार का ढंग अलग होता है। तमिल में उनकी नस्लें भिन्न हैं, मतलब उनकी जो हेरिडिटी वाली आदतें हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में, भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब उनके अंदर एक इंसानियत या मानवता या अच्छे गुण सब में समान हो सकते हैं, लेकिन वो वैसे देखने में क्या है, अलग अलग है। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। तो कश्मीर में, इधर शिमला की तरफ जो वहाँ के रीति रिवाज होते हैं वो पश्चिमी देशों की भी उनमें झलक मिली होती है। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोज़क नृत्य शैली से मिलते हैं और पठानों के लोकगीत रूसी नृत्य से मिलते हैं। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। तो जैसे तमिलनाडु का व्यक्ति भारतीय है, वैसे पठान भी क्या है, भारतीय है। पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है कि इन देशों का भारत से सीधे क्या रहा है, रिश्ता रहा है। ये हिस्से पहले भारत के ही हिस्से हुआ करते थे, भारत के साथ हज़ारों वर्ष से जुड़े। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियाँ जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने के पहले बौद्ध थी, उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी।
तो बच्चों पहले ये लोग हिंदू थे, धीरे धीरे यहाँ से क्या होते गए, अलग होते गए। भारत एक विशाल राष्ट्र था, आर्यावर्त कहा जाता था इसे, तो सारे लोग इसी में थे, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे देश क्या होने लगे, अलग होने लगे। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में था। अब भी स्मारक और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खिंचे आते थे। अब तक्षशिला, नालंदा, दो प्रसिद्ध महाविद्यालय जो बिहार में थे बच्चों, बहुत प्रसिद्ध थे उस समय। तो उनका कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने उनके साहित्य को अपने देश में ले गए वो लोग। तो बहुत विद्यार्थी पहले बाहर से यहाँ पढ़ने आते थे, धर्म प्रति से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। अब आपकी विशेषता आ गई कि अलग अलग आदतों के बावजूद हम लोग भारतीय हैं। जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। मतलब अलग भाषा थी, अलग पहनावा था, अपनी अलग अलग पहचान थी, लेकिन ये भारत के अंग थे। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश एक से हैं, मतलब किसी में कोई गुण है, किसी में कोई दोष है। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही है और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। मतलब तब भी ये भारतीय थे, एक अपने देश से क्या करते थे, प्यार करते थे। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया। मतलब भारतीय संस्कृति ने बहुत चीज़ों की रचना की। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। बाहर से लोग आए, उनकी संस्कृति को लोगों ने सीखा और फिर वो क्या हो गई, भारतीय संस्कृति में ही मिलजुल गया। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, जब भी ऐसे तत्व उभरे जिनसे समाज को नुकसान था, तत्काल उन्होंने साम्राज्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन जो एकता का तत्व था वो प्राचीन काल से ही भारतीयों के दिमाग में बसता था, जो आज भी है। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। मतलब एकता कहीं बाहर से नहीं आती है, वो कहाँ से होती है, व्यक्ति के अपने अंदर का भाव होता है। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और हमने जो हमारे पुराने विश्वास थे और जो हमारे रीति रिवाज थे अपने अपने सबके अलग अलग, तो उन्हें भी हम मानते गए, इसलिए हम एकता में बंधे रहे। साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया और विविध तरह की कलाओं को, विविध काम करने को हमारे देश में क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया, उसके लिए मना नहीं किया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ा हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जाती हैं। किसी भी देश में हम एक परिवार में भी देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि हम सब एक होते हैं, लेकिन हमारे विचार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कभी कभी आपस में क्या होता है, टकराते भी हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। लेकिन जब भी बाहर किसी व्यक्ति से उसकी तुलना करोगे तो वो सब लोग, परिवार के लोग, देश के लोग क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए आप 8th C हैं, 8th B हैं, 8th A हैं, तो आप आपस में कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो जैसे ही बाहर वाले से तुलना होती है, आप आपस में लड़ेंगे, क्लास के अंदर आपकी विभिन्नताएं होंगी, कभी कभी आप लड़ते भी होंगे, लेकिन आप देखिएगा जिस दिन आपका हॉकी मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, आप कैसे एक हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर बात कही गई है बच्चों, ठीक है। प्राचीन और मध्ययुग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था। प्राचीन और मध्ययुग में छोटे छोटे राज्य थे, व्यक्ति घूमता रहता था, वो बहुत सभ्य भी नहीं था, तो एक देश की अवधारणा थी ही नहीं।
सामंती, धार्मिक या जाति संबंधों का महत्व अधिक था। राजाओं का महत्व था, धर्म का बहुत महत्व था, जाति प्रथा का बहुत महत्व था। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति महसूस करता था। लेकिन भारतीय कितने भी भिन्न रहे हों, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, किसी और आधार पर, लेकिन वो थे मूल रूप से भारतीय। ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे देश में जाकर वो अपने भारतीय का बहुत सम्मान करता था। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक उसकी संस्कृति या धर्म को अपना लिया था, उसे अजीबपन का बोध निश्चय ही कम होता था। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। जैसे यहूदी, पारसी और मुसलमान, सब लोगों ने भारतीय संस्कृति को, यहाँ के नियमों को, यहाँ की भाषा को अपना लिया। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे सभी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। उनका चाहे धर्म अलग था, लेकिन वो भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई, आज एक देश एक राष्ट्र की विचारधारा अब पुख्ता है, मजबूत है। विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर विभिन्न कारणों से एकजुट। विदेशों में भी भारतीयों के बीच बड़ी एकता होती है बच्चों। वो फंक्शन साथ मनाते हैं, कोई यहाँ से नेता जाता है तो उसका स्वागत करने साथ आते हैं, भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो सकता है उनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इस प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहाँ इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाता है। तो हिंदुस्तानियों से जाने वाला व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म को बिलोंग करता हो, लेकिन वो है क्या, हिंदुस्तानी है। ठीक है, मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। अब देखिए नेहरू जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये पूरे 2 पैराग्राफ भी उसमें आंसर ही है, बस उसमें इतना आंसर है, वो विस्तृत दिया गया है कि भारत में विभिन्नता में क्या है, एकता है, सब में देश प्रेम की भावना है। अब और आ रहा है, मेरे ख्याल से हम सबके मन में मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। कोई 2 आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते, क्योंकि सबकी सोच क्या है बच्चों, अलग अलग है। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं। मैं सोचता हूँ दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत छोटे छोटे गाँवों के बारे में, उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। मतलब भारत शहरों से नहीं बना है, वो गांव और छोटे छोटे कस्बों से भी बना है। वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में जीवन संचार करके उसे सहसा सौंदर्य और हरियाली के रिमझिम प्रसार में बदल देती है। विशाल नदियों और उनके बहते जल के बारे में, ठंड की चादर से लिपटे खैबर पास के बारे में, भारत के दक्षिणी सिरे के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्ति और समूह दोनों रूपों में, और सबसे ज़्यादा बर्फ़ की टोपी पहने हिमालय के या वसंत ऋतु में कश्मीर की किसी पहाड़ी घाटी के बारे में जो नवजात फूलों से लदी होती है और जिसके बीच में कल कल खल खल करता झरना बहता है। हम अपनी पसंद की तस्वीरें बनाते हैं और उसे सहेज कर रखते हैं। लेखक के कहने का मतलब है बेटा, अपने देश को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। तो नेहरू जी कहते हैं कि उनका नज़रिया कैसा है कि वो भारत की नदियों को भी देखते हैं जब भारत का नाम लेते हैं, उसके पर्वतों को, उसके शहरों को, ग्रामीण जनता को, उसकी जातिगत एकता को, उसकी विभिन्नता में एकता को, तथा ऋतुओं को, सारी विशेषताओं को। तो इसको आप नेहरू जी की दृष्टि से लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप क्या सोचते हैं अपने देश के लिए, कि आपका देश कैसा है। तो आप आज के संदर्भ में लिखेंगे कि आज आपका देश कैसा है। उसमें टेक्नोलॉजी, तकनीकी विकास हो रहा है, उसमें बच्चे पढ़कर बाहर के देशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद हमारे देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, जाति प्रथा, धर्म का आडंबर, राजनीति, ये बहुत समस्याएं भी हैं, ये भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो और हम जैसी भी अपनी पसंद की तस्वीर बनाते हैं उसको क्या करते हैं बच्चों, सहेज कर रखते हैं। मैं देख रही हूँ अभी कितना है, हाँ थोड़ा सा ही बचा है, मैं इसको भी आज पढ़ देती हूँ। तो भारत की जन संस्कृति क्या है बच्चों, एक घर में रहने वाले, आप देखेंगे कि आपका परिवार और दूसरा परिवार, आप अपने मामा के घर में भी जाएंगे, आप देखेंगे उसके घर के बच्चों की आदतें क्या है, भिन्न है। आपके घर का कल्चर क्या है, भिन्न है।
तो ऐसे ही देशों का कल्चर, शहरों का कल्चर, गाँव का कल्चर, मोहल्लों का कल्चर अलग अलग होता है। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा है। मतलब जीवन रूपी नाटक। जीवन क्या है बेटा? एक नाटक की तरह, रंगमंच की तरह है, जिसमें अभिनय चल रहा होता है। मतलब कोई भी काम होता है तो वो जैसे नेहरू जी के सामने नाटक के रूप में चलता है। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। तो मैं ऐसी चीज़ें खोजता था जिससे लोग अतीत में भी देख रहे हैं और भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसे जीवनों के बारे में सोचता था। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली। मतलब हर जगह एक कल्चरल बेस मिला जिसका जनता के जीवन पर बहुत मुझे पता था कि भारत की संस्कृति ने भारत के लोगों को प्रभावित किया है। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था। इस संस्कृति में मुझे फ़िलॉसफ़ी दिखाई देती थी, रीति रिवाज दिखाई देते थे, हमारे देश का इतिहास दिखाई देता था, और ऐसी कथाएं जो झूठ है या सच है किसी को पता नहीं था, ऐसी कथाएं दिखाई देती थी। तो ये कथाएं और हमारा भारतीय जीवन मिला जुला था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो भी इन कथाओं के बारे में, धर्म के बारे में जानते थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। बच्चों पंचतंत्र है और जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है। ये भारत में बहुत प्रचलित महाकाव्य या ग्रंथ हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं। हर घटना कथा और उसका नैतिक अर्थ, मतलब हर घटना से हम लोग मनुष्य जीवन के लिए कोई नैतिक शिक्षा निकाल लेते हैं। लोकमानस पर अंकित था, उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। तो लोगों में भी ये कहानियाँ फैली थी, तो लोग इन कहानियों को पढ़कर अपनी रचनात्मकता का विकास करते थे और खुश रहते थे। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे, दोहे याद थे। बच्चों अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे। तो जब गांव के लोग नेहरू जी से बात करते थे तो वो किस्से कहानियाँ भी सुनाते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब तक इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। मतलब छोटी छोटी बातों में भी वो किस्से कहानियाँ बता देते थे। जैसे बच्चों आपने कभी देखा होगा कि आपके माता पिता आपसे पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, फिर किसी पापा ने, दादाजी ने, नाना जी ने कहा कि फिर पछताई क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जो आप कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, किस्सा डाल दिया। अब होता है ना आपके घर में इस तरह से कोई ना कोई किस्सा हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। भूखे भजन न होय गोपाला, मतलब भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे आम जीवन में इस तरह की काव्यात्मक जो धारणाएं हैं वो आज भी हैं। मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार था। तो नेहरू जी को लगा कि उन्हें ही अपने भारत की चिंता नहीं है, वो ही अपने भारत के बारे में नहीं जानते। एक अशिक्षित किसान भी अपने भारत के बारे में जानता है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएँ, परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक होती थी और इतिहास बहुत कम। ये बात अलग थी कि अशिक्षित लोग केवल कविताओं को, कहानियों को अपनी समझ का आधार बनाते थे और जो पढ़े लिखे लोग थे वो इतिहास को पढ़ते थे। तो इस पर भी वो बहुत स्पष्ट होता था। लेकिन ग्रामीण अशिक्षित लोगों का अपने भारत के बारे में जो नज़रिया था वो स्पष्ट था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। तो कैसे लोग दिखते? जिनके चेहरे में संवेदना है देश के प्रति, जो बलशाली हैं और साफ सुथरे हैं। महिलाओं में लावण्य, सुंदरता, नम्रता, हम्बलनेस, गरिमा, मतलब स्वाभिमान और संतुलन। और ऐसी भी महिलाएं होती थी जो दुखों से भरी होती थी। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मैं विस्मय विमुक्त हो जाता। मतलब बिना सजे संवरे भी वो बहुत सुंदर दिखाई देते थे। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिलाते थे। तो उनको देखकर मुझे लगता, वो इतने सुंदर दिखते, मुझे लगता कि अजंता एलोरा की गुफाओं में इन्हीं की तस्वीर है,
ठीक है। मुझे इस बात से हैरत होती कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, तो मुझे लगता कि इतने भयानक कष्टों के बावजूद भी भारत का सौंदर्य टिका रहा, भारत का सौंदर्य समाप्त नहीं हुआ। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हों, इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। तो नेहरू जी सोचते कि ये लोग तो इतने सुंदर हैं, बलिष्ठ हैं, तो यदि हम इस ग्रामीण जनता को भी अपने साथ ले लें तो हम किसी इम्पॉसिबल काम को क्या करते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी, लेकिन नेहरू जी परेशान हो जाते थे जब देखते थे कि ग्रामीण जनता में और इधर उधर सब जगह गरीबी फैली हुई है, अनेक दुख फैले हुए हैं, जाति के दुख, धर्म के दुख, कर्ज के दुख, गरीबी के दुख, इसकी छाप हर एक के माथे पर थी, वो छाप उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। तो ज़िंदगी जीने का उनके पास कोई सामान ही नहीं था, उनकी ज़िंदगी दुखों से भरी थी। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। और जब इस तरह के दोष आए समाज में कि गरीबी आई, तो उससे भ्रष्टाचार पैदा हुआ, लोग पिछले रास्तों से अपने काम करने लगे, ठीक है। और असुरक्षा का भाव भी लोगों में आया, यह सब देखने में सुखद नहीं था। तो नेहरू जी को ये अच्छा नहीं लगता था, पर भारत की असलियत यही थी, लेकिन रियलिटी यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर एक साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मनसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। तो लेकिन एक प्रकार की नम्रता, हम्बलनेस और भल मनसाहत, अच्छा सोचने की जो भारतीय संस्कृति थी वो तो थी, लेकिन वो भी लोगों के दुर्भाग्य को, उनकी अशिक्षा को, उनकी गरीबी को भारत से मिटा नहीं पाया। तो ये नेहरू जी ने इस पाठ में बच्चों ये एनालिसिस किया है कि भारत उन्हें कैसा लगा, ठीक है। अब मैं सारे वो क्वेश्चन जो आपको पहले भी दिए गए हैं उनको भी इस पाठ के साथ लिख कर भेज दूँगी, तो वो क्वेश्चन आपको इस पाठ से अपने आप बनाने हैं और अपने शब्दों में लिखने हैं। और मैंने देखा है एक बच्चे के पास कि ये क्वेश्चन लिखे हुए भी हैं, मैंने पूछा था, अंशिका से पूछा है मैंने, तो उसने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, तो वही क्वेश्चन मैं दोबारा आपके पास भेज रही हूँ, जो शायद लिखित रूप में भी आपके पास पहली कक्षा से हैं। तो बच्चों ये पूरा पाठ तो तैयार नहीं हो सकता, लेकिन आप इसके लिए जिन प्रश्न उत्तरों को आपको तैयार करना है वो आपके पास में भेज रहे हैं। थैंक यू क्लास, हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा।